किसी भी देश के प्राकृतिक विभाजन उस प्रदेश में पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान या द्वीप समूहों के संदर्भ में किया जाता है। फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ये माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स या आइलैंड के संदर्भ में किए जाते हैं। तो यह पर्वत, इनकी व्याख्या इस तरह से की जाती है। ये भूरूप पृथ्वी पृष्ठ पर 1000 मीटर से भी ऊंचे होते हैं। तो ब्राज़ील में बहुत ऊंचे और लंबी पर्वत श्रेणी नहीं है। ब्राज़ील का पहला प्राकृतिक विभाग है पठार। तो पठार में से ज़्यादा ब्राज़ील का हिस्सा व्याप्त किया है। इसकी व्याख्या इस तरह से की जाती है कि 300 मीटर से ज़्यादा और 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र जिनका शीर्ष चपटा या फ्लैट होता है। तो इसे ब्राज़ील उच्च भूमि भी कहा जाता है या ढाल क्षेत्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील का बहुत सारा हिस्सा इसी पठार से व्याप्त है। दूसरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक विभाग है विशाल कगार। तो ये पठार और तटीय मैदान और मैदानों के बीच में फैला हुआ तीव्र ढलान वाला क्षेत्र है। इसे विशाल कगार या द ग्रेट एस्कार्टमेंट या फिर अजस्त्र कड़ा भी कहते हैं। ये हिस्सा बहुत कम है लेकिन प्राकृतिक विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा महत्वपूर्ण विभाग है मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स। देखा जाए तो ब्राज़ील में बहुत विशाल का ऐसे मैदान नहीं है, लेकिन अमेज़न नदी का जो क्षेत्र है या पैराग्वे नदी का जो क्षेत्र है उसके बेसिन में ब्राज़ील का मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है। यह है चौथा महत्वपूर्ण विभाग तटीय मैदान। तो सागर किनारे को लग के जो मैदानी क्षेत्र है उसे कहते हैं तटीय मैदानी क्षेत्र। ब्राज़ील का तटीय मैदानी क्षेत्र चौड़ाई में कम है। तो ये हो गया चौथा विभाग। और पांचवा अंतिम प्राकृतिक विभाग है द्वीप समूह। तो जो जलमग्न पर्वत होते हैं उनके शीर्ष के जो क्षेत्र हैं वो सागर के बाहर आते हैं और उसी को हम टापू या द्वीप कहते हैं। या द्वीप नदी के मुख में संचयन के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये पांचवा विभाग द्वीप समूह। तो ये हो गए ब्राज़ील के प्राकृतिक विभाग। उसमें पठार, प्लेटू, विशाल कगार, द ग्रेट एस्कार्टमेंट, मैदान यानी प्लेन्स, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स और द्वीप समूह यानी आइलैंड्स। ब्राज़ील के प्राकृतिक 5 विभाग में सबसे पहले हम देखेंगे पहला विभाग ब्राज़ील की उच्च भूमि या इसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड भी कहा जाता है या फिर ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ीलियन प्लेटू या ढाल क्षेत्र, ब्राज़ीलियन शील्ड। इस विभिन्न नामों से ये जाना जाता है। इसको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक है गुयेना या गियाना का पठार और दूसरा है ब्राज़ील का पठार या फिर ब्राज़ील उच्च भूमि। तो ये ब्राज़ील हाईलैंड हो गया। तो ये दोनों जो पठार है इन्होंने दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा व्याप्त किया है, इसीलिए इन्हें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का गर्भ कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला हम पठार देखेंगे गुयेना का पठार। ये ब्राज़ील के इस उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है, उत्तर दिशा में। ये ब्राज़ील के 3 राज्यों में फैला है। उसमें सबसे पहले है रोराइमा राज्य। ये क्षेत्रफल से देखा जाए तो छोटा राज्य है। तो ये राज्यों में ये पठार फैला हुआ है। फिर उसके बाद है पारा राज्य। ये बहुत बड़ा राज्य है, इस राज्य के उत्तर की ओर फैला है। और आमापा के बहुत बड़े क्षेत्र में ये पठार फैला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये वेनेजुएला, गियाना और फ्रेंच गियाना में फैला है। तो वेनेजुएला देश और ब्राज़ील देश के सीमा क्षेत्र पर यहाँ ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है पिको दी नेबलिना, जो 3014 मीटर इतनी ऊंची है।
इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पठार, ब्राज़ील पठार। तो ये ब्राज़ील के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक उत्तरी ढलान का क्षेत्र, इस उत्तरी ढलान के क्षेत्र से अमेज़न नदी की सहायक नदियाँ उद्गमित होती हैं और ये अटलांटिक की ओर जाने वाली भी नदियाँ यहाँ से उद्गमित होती है। इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र में या प्रवाह मार्ग में बहुत से जलप्रपात की निर्मित हुई है। और दक्षिण की ओर का ढलानी क्षेत्र, यहाँ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। उनमें पैराग्वे, पैराना और उरुग्वे, ये महत्वपूर्ण नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और ये नदियाँ आगे फिर अर्जेंटीना में प्रवेश करती है। और पूर्व ढाल जो बहुत ही तीव्र ढलान का क्षेत्र है, यहाँ की ऊंचाई 1000 मीटर तक है और उत्तर की ओर ये 500 या 1000 मीटर तक ऊंचा है। तो ये हो गया ब्राज़ील की उच्च भूमि। ब्राज़ील के अगले प्राकृतिक विभाग में हम देखेंगे विशाल कगार, अजस्त्र कड़ा। फिजियोग्राफिकल डिविजन्स में द ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो ये क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से बहुत ही छोटा है, लेकिन इस विशाल कगार की जो ऊंचाई है, ढलान है तथा जलवायु पर जो परिणाम है, इसके कारण ये ब्राज़ील के प्राकृतिक विभाग में महत्वपूर्ण विभाग है। तो यह है ब्राज़ील उच्च भूमि, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। इसके पूर्व की ओर ये विशाल कगार स्थित है। एक तरह से ब्राज़ील उच्च भूमि की जो पूर्व की सीमा है, ये इसी विशाल कगार से सीमांकित की गई है। तो ये ब्राज़ील उच्च भूमि के पूर्वी किनारे पर ये है साओ पाउलो, यहाँ से लेकर दक्षिण में पोर्टो आलेग्रा तक ये जो क्षेत्र है, ये है पोर्टो आलेग्रा। तो ये क्षेत्र में ये उच्च भूमि की जो ऊंचाई है, एक सीधी ढलान के समान है। तो इसी के समापन और इसी के कारण इस कगार का निर्माण हुआ है। एक स्टीफ स्लोप है और ये जो ऊंचाई है वो है 790 मीटर। अब इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू देखेंगे, विशाल कगार और जलवायु का क्या संबंध है। तो ये है दक्षिण पूर्व की ओर के पवने, व्यापारी पवने या फिर ट्रेड विंड्स इसे कहते हैं। तो ये जो पवने हैं, ये इस विशाल कगार को अड़ जाती है एक तरह से, और इसी के कारण इसके पूर्व की ओर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जब ये कगार को पार करके पश्चिम की ओर पहुंचती है तो ये एकदम शुष्क हो जाती है और उसी के कारण यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश बना हुआ है। इसको कहते हैं अनावृष्टि चतुर्भुज, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। ब्राज़ील का अगला प्राकृतिक विभाग है तटीय प्रदेश, द कोस्ट। ब्राज़ील को करीब करीब 7400 किलोमीटर लंबी तटीय किनारी क्षेत्र प्राप्त हुआ है। कोस्टल लाइन जो है वो 7400 किलोमीटर इतनी एक्सटेंड है। तो इसको दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, उत्तर अटलांटिक तटीय रेखा, नॉर्दर्न अटलांटिक कोस्टल लाइन। इस तटरेखा की जो विशेषता है, ये उत्तर के अमापा जो राज्य है ब्राज़ील का, वहाँ से लेकर पूर्व में रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक लंबा फैला हुआ है। इसकी और भी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें माराजो द्वीप, यहाँ माराजो द्वीप है, माराजो की खाड़ी तथा साओ मार्कोस की खाड़ी भी स्थित है। तो ये होगी विशेषता उत्तर अटलांटिक तटरेखा की। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वी तटीय प्रदेश की विशेषता।
पूर्वी तटीय जो प्रदेश है वो रियो ग्रांडे डो नॉर्टे से लेकर दक्षिण की दिशा में फैला हुआ है। तो ये होगी ईस्टर्न कोस्टल लाइन। इसकी जो विशेषता है, इसमें छोटी छोटी भूप्रदेश से बहकर आने वाली नदियाँ यहाँ पाई जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये नदी है अटलांटिक महासागर में आकर मिलने वाली एक बड़ी नदी साओ फ्रांसिस्को। दूर दूर तक फैली हुई पुलिन और तटीय बालू का भित्तियाँ भी ये महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ प्रवाल भित्तियों एवं प्रवाल द्वीपों द्वारा इस किनारों की रक्षा की जाती है। तो ये हो गया ब्राज़ील का तटीय प्रदेश। ब्राज़ील का अगला प्राकृतिक विभाग है मैदानी प्रदेश, द प्लेन्स। ब्राज़ील में बहुत बड़े या विशालकाय मैदानों का अभाव है। ब्राज़ील के जो भी मैदान हैं वो नदी द्वारा बनाए गए मैदान हैं। इसमें सबसे पहले है सबसे महत्वपूर्ण नदी अमेज़न नदी, और अमेज़न नदी घाटी का जो प्रदेश है वो ब्राज़ील का सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश है। ये पश्चिम की ओर स्थित है अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियाँ। ये नदियों का जो अपवाह तंत्र है, इसी से ये मैदानी प्रदेश बना है। ये मैदानी प्रदेश पश्चिम की ओर बहुत चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 1300 किलोमीटर तक है, लेकिन पूर्व में जहाँ गुयेना और ब्राज़ील उच्च भूमि मिलते हैं उस क्षेत्र में बहुत ही कम चौड़ा है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे पैराग्वे और पाराना नदी घाटी प्रदेश। इन नदी घाटी प्रदेशों में ब्राज़ील का दूसरा मैदानी प्रदेश स्थित है। ये ब्राज़ील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये पैराग्वे नदी और ये है पाराना राज्य से गुजरने वाली पाराना नदी। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे पेंटानल प्रदेश। तो इसकी जो विशेषता है ये है कि ये उष्णकटिबंधीय दलदल का प्रदेश है। ये ब्राज़ील उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और ये जो राज्य है ये है माटो ग्रासो डो सुल राज्य। इसी राज्य में पेंटानल मैदानी प्रदेश स्थित है। ब्राज़ील का अंतिम प्राकृतिक विभाग है द्वीप समूह, आइलैंड्स। तो ब्राज़ील की जो मुख्य भूमि है उसके इर्द गिर्द जो भी द्वीप है उनका समावेश द्वीप समूह में किया जाता है। तो इसको दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, तटीय द्वीप कोस्टल आइलैंड। कोस्टल आइलैंड को की जो विशेषता है उसमें एक है कि जो नदियाँ अपने साथ जो मलबा बहा के लाती है उसका संचयन वो अपने मुख के क्षेत्र में करती है और नदियों के इस निक्षेपण से ये द्वीप बनते हैं। तो हम इसकी विशेषताओं में हम बोल सकते हैं कि ये निक्षेपण कार्य से बने हुए होते हैं। और दूसरे हैं प्रवाल या प्रवाल भित्तियाँ, तो जो इसे एटॉल भी बोलते हैं। तो ये जो जीव मूंगे होते हैं इसे कोरल पालिप कहते हैं। तो ये जो जीव है इनके अस्थि पंजरों के संयोजन से ये द्वीप बनते हैं। दूसरा है सागरीय द्वीप। सागरीय द्वीप में सबसे पहली विशेषता है कि ये द्वीप मुख्य जो भूमि है उसी का हिस्सा है, यानी ये द्वीपों का निर्माण मुख्य भूमि की से ही बना हुआ है। तो सागरी द्वीप यानी मरीन आइलैंड की ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता ये है कि ये मुख्य जो भूमि है ब्राज़ील की उससे दूर सागरों में स्थित है। तो करीब करीब 300 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और तीसरी जो विशेषता है इनका जो स्वरूप है वो है चट्टानी, यानी तटीय द्वीप में जिस तरह से मलबे से बने हुए द्वीप है,
लेकिन सागरीय द्वीप चट्टानी स्वरूप के हैं। और पांचवी अंतिम विशेषता है, ये जलमग्न जो पर्वत शिखर है उनसे बने हुए टापू हैं। मतलब जो पर्वत जलमग्न हो लेकिन उनका शीर्ष सागर पृष्ठों से ऊपर आया हो, तो इसी को हम कहते हैं टापू या सागरीय द्वीप।